हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का, जिसका सेट नंबर 5 हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसका कोड है आप देख सकते हैं 316HZ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ और अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ और आप हमें अप्रिशिएट कर पाओ। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर ये सेट नंबर 5 क्या कहता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हालांकि ये हमारा 5वां सेट है। अगर आपने प्रीवियस सेट्स मेरे वीडियोस देखे होंगे प्रीवियस सेट के, आपको पता होगा आपका क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश का क्लास 12 का 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए रीडिंग का होता है जो कि 15 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी राइटिंग का होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी ग्रामर का होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। और सेक्शन डी लिटरेचर का है जो 40 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो गया आपके 100। तो इस हिसाब से सेक्शन ए रीडिंग का है जो आपका 15 मार्क्स का है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप सबको पता है, हम बचपन से करते आए हैं। ये आपका एक पैसेज है जिसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और फिर उसके हिसाब से इन क्वेश्चंस का आंसर इसमें हम ढूंढेंगे। जहाँ नहीं मिलेगा उसको हम बना के लिखेंगे। ठीक है, कई बार मतलब अधिकतर ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लाइन्स में मिल जाता है, कई बार बना के लिखना पड़ता है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का। पहले ये क्वेश्चन पेपर का पैसेज पढ़ लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सुबह जल्दी जगना हेल्थ की ओर और हैप्पीनेस की ओर लेके जाता है। ठीक है, द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। वो व्यक्ति जो लेट से जगता है वो दिन में कम आराम पाता है। एनी वन हु लाइज इन बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क टिल लेट आवर इन द इवनिंग। वो व्यक्ति जो सुबह देर तक बिस्तर में पड़ा रहता है उसे शाम को ज़्यादा देर तक काम करने की मजबूरी होती है। ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज। पहले क्या नुकसान होता है उसको, शाम के एक्सरसाइज को वो नहीं कर पाएगा, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, थोड़ा थका थका सा लगेगा, तो वो शाम का एक्सरसाइज भूल जाएगा, मतलब नहीं कर पाएगा। दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर हेल्थ, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल इज एफर्ट्स, अपने पूरा प्रयास करने के बावजूद हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट। उसका काम जो होगा उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा जितना कि एक अर्ली राइजर का यानी जल्दी जगने वाले का काम अच्छा परिणाम दे पाएगा। ठीक है, द रीज़न फॉर दिस इज दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ रिफ्रेशिंग आवर ऑफ द मॉर्निंग। इसका रीज़न क्या है कि उस सुबह की ताज़ी हवा नहीं ले पाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप सुबह जल्दी जग जाएंगे तो आपको एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है, मतलब जग के बिस्तर में नहीं पड़े रहना है, बिस्तर से बाहर जाना है। आगे कह रहा है, सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वॉकिंग। कुछ लोग कहते हैं कि रात का जो आधी रात का जो शांत समय होता है वो काम के लिए बेस्ट होता है, काम करने के लिए। Several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil। और बहुत सारे जो महान विचारक हैं वे कहते हैं कि आधी रात का ही वो समय है जब वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा लिख पाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे जो राइटर्स हैं। Yet it is true to say that, फिर भी ये कहना अच्छा है, सच है कि few men have clear brain at midnight, कि कुछ ही लोग हैं, 9 के बराबर लोग हैं जिनका आधी रात के दिमाग के समय में क्या होता है, क्लियर ब्रेन होता है, मतलब दिमाग एकदम साफ रहता है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट, उस समय जिस समय बॉडी को रेस्ट की और स्लीप की जरूरत होती है। कह रहे दोज हु वर्क एट दैट टाइम, कह रहे कि जो लोग उस समय काम करते हैं, सुन रूइन देयर हेल्थ, जल्दी उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बैड हेल्थ मस्ट हैव अ बैड इफेक्ट, कह रहे कि खराब स्वास्थ्य का जो परिणाम होता है, खराब स्वास्थ्य का जो होता है, जो परिणाम होता है स्वास्थ्य पर कैसा होता है, आपके काम करने की क्वालिटी पर कैसा होता है, खराब होता है, बैड इफेक्ट होता है। तो ये हमारा पैसेज रहा, इसको सॉल्व कर लिया, इसको हमने पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, वाई इज पहला क्वेश्चन है, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। कह रहे कि सुबह जल्दी उठने से उतना बेहतर होता है, क्यों लेट से उठने से बेहतर होता है। तो सीधा सा अर्थ यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर दिया है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सुबह जल्दी उठने से क्या मिलती है, हेल्थ मिलता है और हैप्पीनेस यानी खुशी मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। कुछ विचारक जो है आधी रात तक क्यों जग के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उनको लगता है, सम पीपल से दैट, यहाँ पे कह रहा है कि सम ग्रेट थिंकर्स से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसलिए उनको लगता है क्योंकि आधी रात को ही उनको लगता है कि वे सबसे अच्छा
लिख सकते हैं। शांतिपूर्ण माहौल होता है, विचार दिमाग में शांतिपूर्ण माहौल होता है तो अच्छे अच्छे आते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। और इनके आंसर्स हमने नीचे लिख रखे हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। पहले क्वेश्चन का हमने बताया अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज इट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इतना लिख दोगे तो अर्ली बिकॉज इट लीड्स टू गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज दे बिलीव दैट द क्वाइट नाइट आवर्स हेल्प देम कॉन्सेंट्रेट बेटर। मतलब रात को उन्हें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने में आसानी होती है क्योंकि हल्ला नहीं हो रहा होता है। दे फील दे कैन राइट और थिंक मोर इफेक्टिवली व्हेन देयर आर नो डिस्टर्बेंस। जब डिस्टर्बेंस नहीं होता है रात को तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो लिख पाएंगे और ये कर पाएंगे। आगे कहता है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ वंस वॉक। स्वास्थ्य सॉरी तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स। इन दोनों का लाभ क्या है, मॉर्निंग आवर्स का और इवनिंग आवर्स का, नाइट आवर्स का। यहाँ क्या है, मॉर्निंग आवर्स का और मिडनाइट आवर्स का एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मॉर्निंग आवर में आपको क्या मिल जाता है, फ्रेश एयर मिल जाता है और आधी रात में आपको शांति मिल जाती है। ठीक है, मॉर्निंग आवर्स प्रोवाइड फ्रेशनेस एनर्जी एंड गुड हेल्थ। ठीक है, मेकिंग वॉक मोर प्रोडक्टिव। मिडनाइट आवर्स ऑफर साइलेंस, रात को क्या मिलता है, साइलेंस मिलता है और डिस्टर्बेंस फ्यूअर होता है, कम होता है। जिससे क्या मदद मिलती है किसी को, हेल्पिंग सम पीपल फोकस बेटर, जिससे वो फोकस बेहतर कर पाते हैं। और हो सकता है वो सुबह में बढ़िया से फोकस ना कर पाए, लेकिन सुबह का अपना महत्व है। हाउ एवर वर्किंग एट नाइट में हार्म हेल्थ इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन रात में काम करना लंबे समय के बाद पता चलता है कि मुझे नुकसान हुआ है स्वास्थ्य का। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेल्थ ऑफ वंस वॉक। किसी के अच्छे स्वास्थ्य का मतलब किसी के स्वास्थ्य का उसके काम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गुड हेल्थ इम्प्रूव्स वर्क क्वालिटी। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो आपकी वर्क क्वालिटी क्या होगी, सुधरेगी, अच्छी होगी। वाइल बैड हेल्थ रिड्यूसेस एफिशिएंसी, जबकि खराब स्वास्थ्य होगा तो आपकी जो कार्य कुशलता है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, इफ अ पर्सन वॉक्स लेट एट नाइट एंड डज नॉट टेक प्रॉपर रेस्ट प्रॉपरली, अगर कोई आदमी रात में काम करता है और प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता है, देयर हेल्थ गेट्स अफेक्टेड लीडिंग टू पुअर वर्क परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो क्या हो जाएगा, समय के साथ उसका स्वास्थ्य जो है खराब स्वास्थ्य होगा और उसके कारण उसकी जो वर्क क्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ई का 1 2 3 दिया हुआ है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। नॉइजी का अपोजिट क्या होगा, नॉइजी का अपोजिट होगा क्वाइट। ठीक है ना, इसमें क्वाइट मिलेगा, इसका आंसर लिखा हुआ है। और दूसरा कह रहा है गिव द एंटोनिम ऑफ सेवरल। तो सेवरल का यहाँ पर नॉइजी का आपको क्या ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। नॉइजी का अपोजिट हो जाएगा क्वाइट। तो क्वाइट इसमें ढूंढ लेते हैं, क्वाइट कहाँ है, ये आपको मिल गया वर्ड जो हो गया, ये आपको मिल गया क्वाइट। ये देखिए ये वर्ड आपका रहा क्वाइट। तो क्वाइट किसका हो जाएगा, नॉइजी का हो जाएगा क्वाइट, QUIET, क्वाइट हो गया। आगे है सेवरल, सेवरल का हो जाएगा फ्यू। सेवरल का कह रहा है एंटोनिम क्या होता है, तो एंटोनिम हो जाता है फ्यू। देखिए यहाँ पे फू दिया हुआ है। एक्चुअली इसको पूछना चाहता है कि इस पैसेज में सेवरल का अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा। आगे कह रहा है गिव द सिनोनिम ऑफ रूइन। रूइन का सिनोनिम क्या होता है, तो रूइन का सिनोनिम हो जाता है डिस्ट्रॉय, DESTROY। देखिए ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। ठीक है, नहीं तो ये ऐसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको हर रोज़ 1 2 वर्ड लर्न करने चाहिए। कैसे भी लर्न करो, ये तुम्हारा काम है। क्योंकि हमने पहला सेक्शन समाप्त कर लिया, हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि है आपका राइटिंग के लिए। राइटिंग में सबसे पहले आपको मिलेगा एक आर्टिकल। आर्टिकल लिखना होगा आपको 100 to 150 वर्ड्स में। 160 भी जा सकता है, 145 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसने खुद कहा 100 और 150 के बीच में लिखिए, लेकिन आपको 150 तक लिखना चाहिए, मेरा मानना है। तो इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट ओलंपिक, 3 टॉपिक में से जो भी आपको टॉपिक
ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आपको लगता है कि इस पर मैं ज़्यादा मेरी कलम चल सकती है, वो आप टॉपिक चूज़ करेंगे और लिखेंगे। क्या फॉर्मेट होता है आर्टिकल का? आर्टिकल मतलब आप समझ लीजिए यूपी बोर्ड से हैं, आप समझ लीजिए एस्से जैसा कुछ होता है। आपका ये टाइटल हो गया, जो भी जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसके नीचे, यहाँ नीचे लिख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, या फिर यहाँ लिख सकते हैं, या फिर इस साइड यानी लेफ्ट या राइट साइड में लिख सकते हैं। लेकिन आपका जो ये टॉपिक होगा, टॉपिक का जो नेम होगा, टाइटल होगा, इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? इसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ सेंटर में। कहाँ लिखना पड़ेगा? सेंटर में लिखना पड़ेगा। और ये बाई करके अपना नाम लिखना होता है, या तो आप यहाँ लिख दीजिए या तो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ भी लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ लिखना ज़्यादा सही रहता है, बाई और अपना नाम। नाम नहीं लिखना है तो XYZ लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए, चलेगा। और ऐसे आप लिख देना। इसको पढ़ के बताने का कोई लाभ नहीं है, आपका अपना टॉपिक है, आप जो टॉपिक लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आगे है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी, विलेज या फिर टाउन। आप अपने शहर के, गांव के, अपने कस्बे के सफाई के बारे में आप लिख सकते हैं अपने न्यूज़पेपर एडिटर को। क्या लिखना है? देखिए, तो ये देखिए लेटर जब हम लिख रहे हैं न्यूज़पेपर एडिटर को, तो ये हमारा फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर को फ्रेंडली लेटर भी कहते हैं। वो लेटर अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को लिखते हैं। आज के टाइम पे व्हाट्सएप और फ़ोन के ज़माने में आजकल ऐसा लेटर कोई नहीं लिखता। हाँ, फॉर्मल लेटर आज भी लिखे जाते हैं और हमेशा लिखे जाते रहेंगे किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट हम देख लेते हैं फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना होता है। जो भी सेंडर है वो अपना एड्रेस लिखेगा, फिर नीचे एक लाइन छोड़ के ये डेट लिखेगा। तो डेट आपको कौन सा लिखना है? जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा होगा। फिर उसके नीचे द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, और नीचे टाइम्स ऑफ इंडिया के नीचे कुछ लिखना पड़ेगा। आगरा लिख दीजिए, आगरा, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्रांचेस, मतलब न्यूज़पेपर जो भी आप नाम लिखेंगे उनके ब्रांचेस अलग अलग सिटीज़ में होंगे, ठीक है, भारत के अलग अलग सिटीज़ में होंगे, तो कोई एक सिटी का नाम आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, भाई लखनऊ में भी है टाइम्स ऑफ इंडिया, मान लीजिए दिल्ली में भी है, तो किस कहाँ के एडिटर को आप लिख रहे हैं? तो आगरा के एडिटर को हम लिख रहे हैं। कुछ ऐसा रैंडम से कोई सिटी डाल देना, ठीक है। कानपुर है यहाँ पे, हालांकि कानपुर दिया हुआ है तो यहाँ आगरा नहीं लिखेंगे, ये स्पेस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्पेस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कानपुर। आगे कह रहा सब्जेक्ट क्या है? क्लीनलीनेस इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके नीचे जो है आप एक लाइन छोड़ के, हालांकि लाइन तो यहाँ भी छोड़ना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के बाद भी लाइन छोड़ना पड़ेगा, रेस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी। उसके बाद आप जो है अपना लेटर क्या करेंगे? न्यूज़पेपर एडिटर को जो लिख रहे हैं वो आप लिख देंगे, ठीक है ना। न्यूज़पेपर एडिटर जिसको लिखते हैं उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं। तो हम किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं, तो एडिटर हो गया टाइम्स, किस न्यूज़पेपर का एडिटर है? टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद अपना मैटर ऑफ लिखने की। ये लेटर लिखना आपको आपके टीचर बताएंगे, यहाँ पे शॉर्ट टाइम में नहीं बताया जा सकता। लेटर, अच्छा लेटर लिखने के लिए आपको यू नीड मच प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे, आप अपना एक अच्छा लेटर लिख पाएंगे। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। नीचे आपको क्या करना है? नीचे आपको कैसे क्लोज करना? अब्रप्टली क्लोज नहीं करना है, यहाँ पे लिखना योर्स ट्रूली। हालांकि न्यूज़पेपर एडिटर को लिखे जाने वाले जितने पत्र होते हैं उसमें योर्स ट्रूली ही लिखा जाता है, बट आप योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, इट्स ऑल राइट, लेकिन ट्रूली ज़्यादा एक ट्रेडिशनल बना हुआ है तो आप लिख सकते हैं। उसके नीचे अपना नाम देना होता है, तो नाम में आप क्या लिखेंगे? XYZ। हाँ, अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपका नाम दे देता है कि सपोज यू आर रोहित, तो आपको यहाँ पर रोहित लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। नाम नहीं दिया तो आप XYZ ABC कुछ भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका अथवा करके एक और एप्लीकेशन देता है, आप उसको लिख सकते हैं। Write a letter to the district magistrate of your district requesting him to tackle the grim food situation in your city। grim मतलब भयानक होता है कि आपके जो सिटी, टाउन या विलेज में जो है क्या है, फूड सिचुएशन जो है बहुत क्या है, ख़राब है, फूड की सिचुएशन। टू टैकल, उसको टैकल करना जो है, रिक्वेस्टिंग हिम टू टैकल द ग्रीम, उसको टैकल करने के लिए जो है, जो किसको टैकल करने के लिए? जो ग्रीन फूड सिचुएशन है उसको टैकल करने के लिए, सामना करने के लिए क्या करें? कोई कदम उठाएं। इसके लिए क्या करना है आपको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखना है। फिर से वही हमारा फॉर्मेट होगा, सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर से उस दिन का डेट हो जाएगा जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, फिर से एक लाइन छोड़ देंगे। क्या करना है? एक लाइन, यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना है, और यहाँ पे फिर उसके नीचे जिसको लिख रहे हैं उनको संबोधित करेंगे। हाँ, यहाँ पे टू लिखने की ज़रूरत अब नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश में चलता था, अब नहीं चलता।
द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं और कहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, मुर्शिदाबाद के, मतलब कोई एक रैंडम सी जगह डाल देना। फिर कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट इसलिए लिखना पड़ेगा कि लेटर पढ़ने वाला हो सकता है ज़्यादा टाइम ना हो जिसको लेटर लिख रहे हैं, तो मैं ये आपका सब्जेक्ट पढ़ के समझ जाएगा। तो क्या करेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख के, और जो भी आपको लिखना है आपने, आपका लेटर का जो टॉपिक, आप इसको यहाँ समझाने से कोई लाभ नहीं है, आपका लेटर का जो भी टॉपिक होगा आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, लेटर का जो भी टॉपिक होगा आप उसको लिख देंगे, उसका अधूरा पार्ट यहाँ पे है। और नीचे अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, लेटर बताने का वो कोई नहीं है, बॉडी को समझाने का। योर सिंसियरली, आप योर सिंसियरली आप यहाँ नीचे लिखेंगे योर सिंसियरली, और नाम की जगह क्या लिखेंगे, XYZ या फिर ABC आप लिख सकते हैं। XYZ आप लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं आप। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, यहाँ पे ग्रामर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा आपका, क्या शुरू हो जाता है, ग्रामर शुरू हो जाता है। ग्रामर में क्या करना पड़ेगा, अब ग्रामर में आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रांसलेशन मिलेगा, नरेशन, पैसिव वॉइस सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले क्वेश्चन कर, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, वो कोई भी चीज़ जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं। तो इनकरेक्टेबल नहीं, बिल्कुल गलत है ये। इनकरेक्टेबल ये भी गलत है। इनकरेक्टेड ये भी गलत है। आपका आंसर हो जाएगा इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसको हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। अगला बढ़ेंगे, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है द फ्रेज अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन मीन्स। अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन का मतलब क्या होता है, अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। तो क्वेरल सा मतलब झगड़ालू नहीं होता है, झगड़े की जड़ होता है। विथ रीजन, रीजन ऑफ क्वेरल और डिस्टर्बिंग मैन। चारों गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ये आपका रीजन ऑफ क्वेरल है, झगड़े की जड़, ये आपका सही है, झगड़े की जड़। ठीक है ना, जिस चीज़ के लिए झगड़ा होता है उसको कहते हैं बोन ऑफ कॉन्टेंशन या फिर एप्पल ऑफ, इसको एक और वर्ड बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। याद कर लीजिए दोनों वर्ड, बहुत पूछता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये आपका हो जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी के लिए सही हो जाएगा, क्वेरल, रीजन ऑफ क्वेरल। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। फ्रैंक का सिनोनिम क्या होता है, फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी। तो फ्रैंक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्रैंक का सिनोनिम हो जाएगा, फुलिश तो नहीं होगा, स्पष्टवादी का जो सिनोनिम होगा स्पष्टवादी होगा। सेमलेस, बेशर्म तो नहीं हो सकता है। वाइड स्पोकन, ठीक है, ये हो सकता है आपका वाइड स्पोकन। वाइड स्पोकन का मतलब होता है फ्रैंक। कैंडिड तो निष्कपट होता है, ठीक है, फ्रैंक से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जो निष्कपट व्यक्ति वो भी हो सकता है दब्बू हो, ज़्यादा ना बोले, इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी का व्यक्ति हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सी के लिए हमारा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। तो प्राचीन का ये क्या हो जाएगा, प्राचीन का जो प्राचीन का हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का जो हमारा सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड। तो एंटोनिम प्राचीन का यानी एंशिएंट का, इसका मतलब होता है प्राचीन। तो प्राचीन का जो हमारा एंटोनिम होगा नया होगा, नया, आधुनिक कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मॉडर्न। मॉडर्न आपका एंटोनिम हो जाएगा इसका एंटोनिम। क्वेश्चन डी के लिए आपका आंसर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन डी के लिए आपका आंसर ये 4 सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है ऑलवेज स्पीक और ट्रूथ। आप सबने बचपन से सुन रखा होगा। अब इसमें क्या करना है कि इसमें विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, कौन सी चीज़ गलती है। और नहीं होता है, आपको पता है स्पीक दो ट्रूथ होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, और गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही सही है। ठीक है, जो गलत है वही सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या होगा, आगे होगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में आपको किसी एक को चेंज करना है। चलिए हम दोनों चेंज करते हैं। ही सेड टू मी, आपको पता है ये जो पहला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, आपको पता है, यू नो दैट ये जो हमारा पहला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सेट टू चेंज हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेट टू बन जाएगा टोल्ड, क्योंकि आगे का जो सेंटेंस है ये आपका कैसा है, असर्टिव है। अगर असर्टिव होता है तो इसको हम कहते हैं टोल्ड, ही टोल्ड मी, ये टू खत्म हो जाता है, मी डैट लगाते हैं असर्टिव सेंटेंस को जोड़ना है। तो अगर असर्टिव सेंटेंस को हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो ये बीच में डैट लगाते हैं। आई शैल हेल्प यू, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन में चेंज होगा ही के हिसाब से, तो ये बन जाएगा ही के हिसाब से शैल हो जाएगा वुड, और हेल्प, और ये यू हमेशा सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, हेल्प मी। टुडे का दैट डे क्या बन जाएगा, दैट डे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी टुडे, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो ये आपका हो गया नरेशन, किसका, इनडायरेक्ट नरेशन, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 का। 5 के 2 का क्या बनेगा, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें एक इंटरोगेटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ही, अब अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, विश कर देते हैं, विश, ये करेंगे विश, तो विश्ड हो जाएगा, ही विश्ड हिज फ्रेंड, क्या, गुड मॉर्निंग। अब क्योंकि आगे का जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस है यहाँ पे, आगे का जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हम फिर से एंड लिख के लिखेंगे, एंड आस्क्ड। एक रिपोर्टिंग वर्ब आपका विस्ट हो गया इसके हिसाब से, और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब जो हो जाएगा एंड के बाद आस्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है और कह रहा है हाउ आर यू, तो एंड आस्क हाउ आई वॉज, ये बन जाएगा हाउ आई वॉच, ठीक है। ऐसे आपका इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। इसको नरेशन अच्छे समझना है तो इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वन डे प्रोसेस नहीं कि आप वन डे में आप समझ गए। एग्जाम पास कर लेना एक अलग बात है, ठीक है, एग्जाम पास कर लेना एक अलग बात है, लेकिन जानना नरेशन ये एक बिल्कुल दूसरी गलत, ये अलग बात है, उसको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, तभी आप समझ पाएंगे उसको। आगे बढ़ेंगे, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो ये क्या करना है, सिंथेसिस है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंथेसिस टाइटल के अंतर्गत आता है ये। सिंपल सेंटेंस में आपको बदलना है, रूल तो यहाँ नहीं बताएगा, सिर्फ मैं सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये एक बार समझा देने वाली बात नहीं है, इसका पूरा क्लास होता है। तो देखिए, ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, इनटू सिंपल सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे कुड नॉट आने का मतलब जनरली हम यहाँ टू वाला हिसाब किताब लगाते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने आंसर बना लिया होगा। ही वॉज टू टायर्ड टू रन, ये बन गया आपका, ऐसे ही बनेगा। जब एक सेंटेंस में रीज़न और दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट देता है तो इसका क्या हो जाता है, इसको हम जनरली टू प्लस ये TOO एडवर्ब टू से इन्फिनिट टू वाला जोड़ लगाते हैं, ऐसे बनता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ही करना है, कोई एनी वन करना है, लेकिन मैं दोनों कर दे रहा हूँ। द थीफ वाज, आपको एक ही करना है, हालांकि आप भी एग्जाम में दोनों कर देना, हो सकता है कोई एक गलत हो जाए, बिल्कुल गलतियाँ होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम सीखने वाले फेज में हैं। द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड, तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, क्या बन जाएगा, बन जाएगा द थीफ वॉज नॉट ओनली punished but also fined, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, the thief was both punished, यहाँ पे एंड लगा देंगे, यहाँ पे इसके बजाय फाइंड, ये भी हो सकता है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, the thief was punished, यहाँ पे सिर्फ एंड लगा दीजिए, एंड फाइंड, ऐसे भी बन सकता है आपका, दोनों तरीके, आप दोनों तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए, अब आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या होता है, एक सेंटेंस को आपको चेंज करने के लिए बोला जाएगा, चेंज करिए बट इन सच अ वे दैट मीनिंग कैन नॉट बी चेंज, मीनिंग ना चेंज हो सके, ठीक है। नैनीताल इज नॉट सो हॉट एज आगरा, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे इसको, रूल पढ़ा होगा आपने, तो आप समझ सकते हैं कि अब इसको कैसे बनाएंगे। आगरा इज हॉटर देन
नैनीताल, नैनीताल ये आपका हो जाएगा। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंटरोगेटिव बनाना है, ये तो यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। कैन देयर ग्लोरी, ग्लोरी एवर फेड, क्या उनकी ग्लोरी कभी फेड हो सकती है? ये आपका हो गया आंसर। ऐसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये लंबी क्लासेस चलती हैं इसकी। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक को करेक्ट करना है। डेथ इज प्रेफरेबल, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू आता है, डैन नहीं आता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। इफ़ ही विल, और एक चीज़ और बता दूं, इफ़ वाला जो भी सेंटेंस होता है वो कभी भी फ्यूचर इंडिफिनिट में नहीं हो सकता है, कभी भी फ्यूचर इंडिफिनिट में नहीं हो सकता है, यानी उसमें विल शैल नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इफ़ ही कम्स, ये कम्स हो जाएगा, आई शैल गो विथ हिम, अगर वो आएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। ठीक है, क्या सीखा आपने कि प्रेफरेबल के बाद टू आता है, और इफ़ वाले क्लास में जो सेंटेंस होता है इफ़ वाला, उसमें हम विल नहीं लगाते, विल शैल नहीं लगाते, उसको फ्यूचर टेंस में नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ना है ये देख लीजिए। इसका ई सेक्स, ई क्या कहता है? यूज एनी वन ऑफ द, ये होमोफोन्स हैं, यानी समान ध्वनि समान प्रोनाउंसिएशन वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको दिया है, और सेंटेंस यूज करिए, उनका मीनिंग लिखिए। करे एम्पायर और अंपायर, चेक और चेक। एक चेक का मतलब होता है चेक करना, जनरली चेक करना, और ये चेक का मतलब, तो हम कह सकते, देखो पहला चेक हम बनाते हैं, इसको बना देते हैं, द टीचर checked my कॉपी, टीचर ने मेरी कॉपी चेक की, और ये चेक का मतलब होता है चेक, माई चेक बाउंस्ड, मेरा चेक बाउंस्ड हो गया, ये आपका। तो ये बैंक चेक की बात हो रही है, और ये आपके चेक की बात हो रही है, चेक करने की बात। चेक मतलब हालांकि रोकना भी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप सेंटेंस यूज़ करेंगे, 2 मार्क्स के लिए है। अगला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या करना है? आपको पता है एक पैसेज मिलेगा, जनरली आसानी होता है, तो पैसेज में पैसेज में जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? अलग अलग सेंटेंसेस को मिला के एक पैसेज बना होता है, एक एक्सप्रेशन देने के लिए, एक बात कहने के लिए। तो आप सेंटेंस अगर आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है तो ही कर पाओगे, इट्स नॉट सो ईजी। मिला मिला के लिख देना, पास हो जाना, ये मैं बार बार बोलूँगा, ये अलग बात है। इस जो भी सेंटेंस का प्रकार है उस सेंटेंस को क्या करेंगे? आप पढ़ेंगे और उसके हिसाब से उसको आप सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार का होगा। जैसे चाय का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था, टी वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट में, टी वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन चाइना। ठीक है, इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रांसलेशन एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ये देखिए ट्रांसलेशन बना के रखा गया। आगे बढ़ेंगे, अब बारी आ गई लिटरेचर की। लिटरेचर में कैसे क्या करना है देखिए। लिटरेचर सेक्शन डी का है, ये 40 मार्क्स का है। ठीक है, आपकी दोनों बुक्स, एक तो आप मतलब इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, आपको कंबाइन करके यूपी बोर्ड में पढ़ाई जाती हैं, तो दोनों बुक्स से एक आपका टेक्स्ट बुक होगा और एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका सप्लीमेंट्री बुक हो जाएगा। तो दोनों से शॉर्ट और लॉन्ग के क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट में आपके 40 वर्ड्स के आएंगे, लॉन्ग में आपके 80 या 60 वर्ड्स के आएंगे। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 40 वर्ड्स में आपको क्या करना है, इनको लिखना है। What is the reason that made M. Hamel declare that the lesson which was going to teach on that fateful day was to be the last lesson? कह रहे कि what is the reason that made M. Hamel declare, क्या कारण था जिससे M. Hamel ने बताया, डिक्लेयर किया और घोषणा किया कि जो है आज उनका फ्रेंच लेसन जो है क्या होगा, लास्ट होने वाला है, कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा। किस चीज़ ने? M. Hamel declared that it was the last lesson because, क्यों? An order from Berlin had banned the teaching of French in Alsace and Lorraine. एक ऑर्डर आया था कि अल्सेस और लोरेन में अब जर्मन फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसलिए जर्मन वुड बी टॉट इंस्टेड एंड ही हैड टू लीव। जर्मन पढ़ाई जाएगी और उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। मेकिंग दिस हिज फाइनल फ्रेंच क्लास, इसलिए उनका जो क्लास था वो फाइनल क्लास था फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने लर्न कर लिया, आपको लर्न भी हो जाएगा ये जनरली। और करके दे रहे, कह रहे हु वाज रैट्रेप सेलर, हाउ डिड ही मेक
रैट ट्रैप्स। रैट ट्रैप सेलर कौन था और वो कैसे रैट ट्रैप्स बनाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अरे भाई, द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड, ये आपका की वर्ड है, देख लीजिए। पुअर वैगाबॉन्ड था, वियरिंग शैबी रैग्ड क्लोथ्स, गंदे फटे पुराने कपड़े पहनता था। कौन था? एक पुअर, गरीब जो है, घुमक्कड़ था। द पेडलर यूज, पेडलर मतलब भाई घुमक्कड़, पैदल चलने वाला, यूज टू सेल रैट ट्रैप्स, रैट ट्रैप सेल करता था। बनाता कैसा था, ये क्वेश्चन है। विच ही मेड हिमसेल्फ बाई यूजिंग द मेटीरियल, उस मेटीरियल से बनाता था। ही गॉट बाई बेगिंग, जो भीख मांग के लाता था। एट द स्टोर्स, किसी दुकान से, और फार्म्स, या फिर किसी फार्म से, किसी फैक्ट्री वगैरह से मांग के लाता था, चाहे भीख मांग के लाता था, जैसे भी लाता था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कौन था? तो एक पुअर वैगाबॉन्ड था। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। बच्चों के लिए गार्बेज की मीनिंग क्या है और वो उस गार्बेज में क्या पाते हैं। तो गार्बेज में कभी कभी पैसा पा जाते हैं, उनके लिए मीनिंग क्या है? एक कौतूहल की विषय है, एक क्यूरियोसिटी की एक विषय वस्तु है वो। कैसा आंसर देखेंगे इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्बेज मीन्स गोल्ड टू द पुअर, सोने के समान है उन पुअर रैक पिकर्स के लिए, यानी कूड़ा बीनने वाले बच्चों के लिए जो कूड़ा है वो क्या है? गोल्ड के समान है, गोल्ड के समान है। बिकॉज सम ऑफ इट कैन बी सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि इसमें से जो है, जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं क्या हो जाती हैं? पैसे के लिए बेच दी जाती हैं। दस बिकमिंग मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इस तरीके से तो कुछ वो सर्वाइवल का साधन हो गई फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड फॉर देयर पेरेंट्स। इट इज़ प्रोवाइडिंग देम देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड। इससे क्या मिलता है? उनको रोज का खाना मिलता है और सर पे एक छत मिल जाती है। ठीक है ना? तो बच्चों के लिए गोल्ड के समान है। ठीक है ना? तो हालांकि यहाँ पे पूरा आंसर नहीं लिखा हुआ है। बच्चों के लिए एक बच्चों के माता पिता के लिए एक सर्वाइवल का माध्यम तो है, लेकिन बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा कुछ है, क्योंकि इसमें उन्हें कभी कभी पैसा भी मिल जाता है। ठीक है ना? इसलिए बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। डगलस को इंस्ट्रक्ट करने के लिए जो ट्रेनर ने क्या किया, किस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन उनको मिल रही थी? तैरने के लिए। ठीक है ना? आप ये आंसर देख सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंटर बिल्ट अ गुड स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, मतलब स्विमिंग के जितने पार्ट्स होते हैं उनको वन बाय वन उनको सिखाया। यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। देखिए, कभी उनको बेल्ट पहनाई, यहाँ पे देखिए कह रहा है, कभी एक कह रहा है कि एक तालाब था, एक वाटर बॉडी थी, उसके दोनों सेंटर पे जो है एक यहाँ बीच में रस्सी लगाई। ठीक है, और जो हमारे डगलस थे उनके पीठ पर एक बेल्ट लगाया, इसमें एक पुली थी जो चलती थी, ये यहाँ पे तैरते थे ताकि डूबने ना पाए। मतलब उनको ट्रेनिंग दिया, क्या क्या किया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा समझाना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आंसर क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है, कोई एक। ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ओनर ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांडेड कंपनसेशन फ्रॉम द शेयरक्रॉपर। कह रहे कि किस ग्राउंड पर इंग्लिश जो ऑनर्स थे इंडिगो प्लांटेशन करने वाले गरीब किसानों से उन्होंने क्या मांगा? कंपनसेशन मांगा। ठीक है ना? कंपनसेशन मांगा।